नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की हिमालयन डिप्लोमेसी के बारे में। और इस हिमालयन डिप्लोमेसी में बात करेंगे आज हम भारत और नेपाल के बारे में। जिस तरीके से नेपाल में गवर्नमेंट चेंज हुई है, बालेन शाह एज अ पीएम बनकर के आए हैं, जनजी गवर्नमेंट बताई जा रही है। और इसी बीच इन्होंने 100 पॉइंट का एक रिफॉर्म पेश किया था। जैसे ही ये बनते हैं, जो केपी ओली हैं उनको गिरफ्तार करवाते हैं, जो वीआईपी कल्चर उसको खत्म करते हैं, और बहुत सारे बेहतरीन रिफॉर्म इन्होंने किए। ये बिल्कुल वैसे ही समझ लो जैसे ही आपने अनिल कपूर की नायक मूवी देखी हो, वैसे ही ये सारे डिसीजन ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इससे भारत को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि एक छोटे से देश में जो कहा जा रहा था कि जनजेट गवर्नमेंट क्या ही यहाँ पर बहुत बड़ा कुछ आकर के कर देगी, लेकिन बहुत बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर एग्जाम्पल देखने को मिले हैं और बहुत बोल्ड डिसीजन यहाँ पर इनके द्वारा लिए गए हैं। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। अगर हम देखें भाई नेपाल के बारे में, तो नेपाल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक हमारा कंट्री भी हो जाता है। और जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है। ठीक है। इसी बीच लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था यहाँ के थोड़ा सा उनके कुछ अलग पॉइंट थे, जैसे जब इन्होंने जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है उसको बैन कर दिया था, उसके क्या आउटकम थे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमने डिटेल में बातचीत करी थी, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट। अब ये देखो, ये हो जाता है हमारा नेपाल, और इधर बात करते हैं तो कुछ हमारे और उनके बीच में विवाद भी रहे, क्योंकि स्पेशली ये जो विवाद जुड़ा हुआ है वो बालेन शाह से जुड़ा है। क्योंकि जब बालेन शाह अपना ग्रेटर नेपाल का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे, तो यहाँ पर आप देखोगे काला पानी, लिपु लेक और लिम्पियाधुरा को लेकर के डिस्प्यूट था, और कहा जा रहा था कि ये नेपाल का हिस्सा हो जाते थे, लेकिन इस पर इंडिया ने कब्जा कर लिया। और ये शुरुआत कहां से होती है, तो जब भारत ने अपनी नई संसद भवन का इनॉग्रेशन किया तो हिस्टोरिकल मैप जारी किया था, जिसमें इन सारे रीजन्स को पूरा दिखाया गया था। नेपाल भी उसमें मर्ज था। तो इसी बीच बालेन शाह भी जब काठमांडू के मेयर थे तो वो ये ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा विवाद बढ़ता है। अगर हम बात करें तो इनकी जो छवि थी जब ये बने थे, तो बहुत ही ज्यादा नेशनलिस्ट कहे जाते थे, और इनके कुछ ऐसे बयान आए, कुछ ऐसी एक्टिविटी रही जिससे ये देखने को मिला कि शायद ये एंटी इंडियन हो जाते हैं, या फिर इंडिया को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ इसी टाइम इनके ऊपर ये भी आरोप लगाए गए थे कि भाई ये CIA से मिले हुए हैं, ये US के पपेट हो जाते हैं। बहुत सारी बातें निकल करके आई थी जो कि वहां की मीडिया में प्रचलित थी, जो हमने लास्ट टाइम एक बार और डिस्कस करी थी। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये पूरी तरीके से जो एंटी इंडियन एक माइंडसेट था वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल को ये समझ में आ रहा है कि भाई नेपाल भारत से इतना अलग देश नहीं हो जाता है, क्योंकि हम दोनों ही हिंदू राष्ट्र हो जाते हैं। बहुत सारी हमारी संस्कृति सभ्यता भी मैच करती है, और जिस तरीके से भारत ने हमेशा एक बड़े भाई के तरीके नेपाल को सपोर्ट किया है, सहयोग किया है। अगर हम गोरखा रेजिमेंट की बात करें तो भाई अब देखोगे वहां पर मोस्टली आपको नेपालीज ही देखने को मिल जाएंगे। कोई भी देश ऐसा नहीं है जो पड़ोसी देशों के जो सोल्जर्स है उनको अपने यहाँ पर रखता है और इतने अच्छे रेजिमेंट में रखता है, इतने बड़े रेजिमेंट में रखता है। लेकिन गोरखा रेजिमेंट की जब बात आती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे नेपाली हो जाते हैं, तो हमने खुले दिल से उनको स्वीकार भी किया है। जितना जरूरी भारत के लिए नेपाल है, उतना ही जरूरी नेपाल के लिए भारत भी हो जाता है। लेकिन एंशियंट की अगर हम बात करें, जब केपी ओली की सरकार थी तो बहुत ज्यादा जो एंटी इंडियन प्रोपेगेंडा एक तरीके से है वो चलाया गया था। और अभी जो इन्होंने स्पेशल रिफॉर्म किया है, जिसकी बात मैं ही कह रही थी कि भाई इंडिया को सीखना चाहिए, वो था कि इन्होंने एक वीआईपी कल्चर जो था ना उसको खत्म कर दिया, जो हमारे भारत में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। जिसको देखो वो रेड नीली बत्ती लेकर के घूमने लगता है। तो ये वो गवर्नमेंट है इनकी। आगे बात करते हैं। जैसे ही ये बने थे तो हमारे भारत ने भी दोस्ती के कदम बढ़ाए कि पुरानी चीजों को भूल करके हम आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इनको बहुत ही ज्यादा धन्यवाद दिया था, और साथ ही साथ अभी रिसेंट में इनको इनविटेशन दिया गया है इंडिया आने का, और फाइनली ये इनविटेशन इन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। एंड दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। चलिए, नेपाल न्यू गवर्नमेंट अनवील्स एम्बिशियस 100 पॉइंट प्लान टू टैकल द करप्शन और मॉडर्नाइज स्टेट। और जब ये 100 प्लान लेकर के आए तो लोग ये कह रहे थे कि नहीं भैया अभी नया नया जोश है और क्या ही कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही देखते हैं कि भैया केपी ओली जाते हैं, इनकी सरकार बनती है, और इसके बाद जो एंटी एक तरीके से चीन की तरफ जो झुकाव था नेपाल का, जब हमने देखा केपी ओली थे तो वो बहुत ही ज्यादा चीन की तरफ झुकाव रख रहे थे। लेकिन जब से बालेन शाह बने हैं वो बैलेंस रहने का ट्राई कर रहे हैं, वो भारत की अहमियत को समझ रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।
चलिए आगे बात करते हैं और यहाँ समझ लेते हैं कि इन 100 बिंदुओं में क्या क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने पारदर्शिता की बात करी है, जवाबदेहिता, जनजीवन में सुधार, और इस योजना के तहत इन्होंने उच्च पदस्थ नेताओं अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए विशेष समिति बना दी। सभी मंत्रालयों में स्पष्ट लक्ष्य रख दिए कि भैया अगर तुम ये मंत्रालय हो तो तुम्हारा ये लक्ष्य होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। समय सीमा निर्धारित कर दी, प्रदर्शन मानक के साथ कार्य करना होगा कि आपका कितना बेहतर परफॉर्मेंस है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो फिर आप पे दोबारा से रिफॉर्म किया जाएगा, चेंज किया जाएगा, लोगों को जो काम अच्छा नहीं कर रहा है उनको हटा दिया जाएगा। सिंपल सी बात है। अब मिनिस्ट्री भी परफॉर्मेंस बेस्ड काम करेंगी। लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय प्रतिबद्धता तैयार की जाएगी, जिसे नीतियों, बजट और सुधारों से जोड़ा जाएगा। ये है जेन जेड गवर्नमेंट जिसकी हम बात करते हैं, और वाकई नेपाल की गवर्नमेंट से भारत को जरूर कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। सरकार सामाजिक न्याय, समावेशिता, ऐतिहासिक अन्याय का समाधान करने पर भी ध्यान देगी। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने क्या किया है कि जो मंत्रालय थे यहाँ पर, इनकी संख्या को घटा करके मात्र 17 कर दिया है। इनका कहना है कि हमें इतने ज्यादा मंत्रालयों की जरूरत नहीं है, हम छोटे से नेशन हो जाते हैं, हमें उतने की आवश्यकता है जितने से हमारा देश आगे क्या कर सके, बढ़ सके और एक अपनी पहचान स्थापित कर सके इंटरनेशनली, राइट। और ये बहुत ही बेहतरीन काम किया गया है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल के संबंधों की, तो अगर हम एंशियंट से शुरुआत करें तो आप देखोगे जब नेपाल आजाद हुआ था तभी जवाहरलाल नेहरू से कहा, तो नेपाल के राजा थे, उन्होंने कहा था कि हम नेपाल जो है वो विलय होना चाहता है भारत के साथ। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये जो इन्विटेशन था उसको स्वीकार नहीं किया। एंड देन इसके बाद हमने देखा कि वहां पर राजतंत्र रहा, फाइनली फिर डेमोक्रेसी आती है, और बहुत लंबा चौड़ा इतिहास जो है वो नेपाल का भी रहा है। अब हमारे जो संबंध है वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं। अब देखोगे कि धीरे धीरे नेपाल के जो बालेन शाह हैं वो चीन के साथ अपने संबंधों को और भारत के साथ अपने संबंधों को बैलेंस रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पर इनकी पहली डिप्लोमेटिक ये यात्रा होने वाली है, तो अब ये पता चलेगा कि कैसे भाई ये भारत को किस स्थिति में रखते हैं और चाइना के साथ अपने संबंधों को ये कैसा चाहते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं और यहाँ पर यात्रा करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इससे ये पता चलेगा कि कैसे हमारे जो युवा हैं, उनके जो युवा हैं वो उससे कनेक्टेड हो जाते हैं, हमारी गवर्नमेंट में कितना ज्यादा एक वार्म चीज फील होती है, हमारे संबंधों को कितने बेहतरी पर ले जाया जा सकता है, और कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पर डिसीजंस हो सकते हैं जो बहुत ही लंबे समय से अटके पड़े हुए थे। और ये जो मैप विवाद था फाइनली मुझे लगता है वो भी यहाँ पर सॉल्व होगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो दोनों ही नेशन के बीच में, वो खत्म हो पाएंगी, और जो एक झुकाव बन गया था हमारा, मुझे लगता है शायद वो भी यहाँ पर समाप्त होता हुआ नजर आएगा। और ये 100 दिवसीय कार्यक्रम इन्होंने अपना शुरू भी कर दिया है। पर डे ये एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और लास्ट में ये रिपोर्ट पेश करेंगे। इन्होंने एक पोर्टल भी बना दिया है कि भैया देखो, ट्रैक करते जाओ हमारे कामों को, हमारे देश की जनता को पता होना चाहिए हमारी सरकार क्या कर रही है। ट्रैक करो, कोई काम नहीं होता है तो तुरंत आप रिपोर्ट करो उस पर, कोई मिनिस्ट्री नहीं सुन रही है रिपोर्ट करो। आप फ्री हैंडेड हो, जनतंत्र का असली मतलब समझाया है नेपाल ने, और ये बेहतरीन काम इन्होंने कर दिया कि भैया सबको पता है कैसे क्या करना है, किस तरीके से यहाँ पर हम कार्य करेंगे। आते ही इन्होंने भैया केपी ओली शर्मा को गिरफ्तार करवा दिया था, जैसे हमने बातचीत भी करी थी। नाउ आगे बात करते हैं फर्स्ट डिप्लोमेटिक जो टेस्ट की मैं बात कर रही हूं, कि अब इनका फर्स्ट डिप्लोमेटिक टेस्ट होगा, बिकॉज इंडिया चाइना कंपटीशन इन नेपाल हमेशा ही चलता रहता है। अगर मैं नेपाल फ्रंट की बात करूं तो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम चाइना को टैकल करना चाहते हैं, बिकॉज ये बीच में एज अ मीडिएटर भी काम कर सकता है। इधर नेपाल के इंडिया हो जाता है, इधर नेपाल के चाइना हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई नेपाल की जो लोकेशन है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम नहीं चाहते, एक तो हमारा पड़ोसी देश भी है इसलिए भी, और प्लस नेपाल के जो चाइना है इसके साथ अगर हम संबंधों को बात करें तो हमेशा ही बहुत ही ज्यादा कंपटीशन भरे रहते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ विवाद चाइना के साथ निकल करके हमारे आते ही रहते हैं। इसलिए भारत की डिप्लोमेसी के लिए, भारत की जियोपॉलिटिक्स के लिए नेपाल बहुत ज्यादा जरूरी है, और हम चाहते हैं कि नेपाल हमारे साथ रहे, ठीक है। और इसीलिए यहां पर हमने निमंत्रण दिया, और अब ये देखना होगा कि कैसे भारत जो है वो चाइना के खिलाफ नेपाल को यूज कर सकता है, राइट। क्योंकि अभी तक चीन नेपाल को यूज कर रहा था जब केपी ओली की सरकार थी, बहुत ही ज्यादा केपी ओली उछल रहे थे भाई, वो भूल चुके थे कि बिना भारत की मदद से हमारा काम चलने वाला नहीं है। और हमारी इस जो फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी है उसमें हमारा नेपाल आता है, बहुत सारे हमने कार्य भी नेपाल के लिए किए, मित्रतापूर्वक व्यवहार हम नेपाल के साथ करते हैं। जब भी कोई वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो अदर सेगमेंट्स की बात हो, हम हमेशा नेपाल के सहयोग के लिए खड़े रहते हैं। तो अब ये टक्कर फाइनली न्यू गवर्नमेंट में इंडिया और चाइना के बीच ये है कि नेपाल को कैसे हम अपने पक्ष में करेंगे, नेपाल कहां स्टैंड करेगा और किस देश के लिए यहां पर खड़ा होने वाला है। फाइनली हम अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जितना
नेपाल के लिए भारत जरूरी हो जाता है, उतना ही भारत के लिए आज के समय में नेपाल जरूरी हो जाता है। और नेपाल की ये जो जेन जेड गवर्नमेंट है ना, ये जरूरी हो जाती है, जिससे बहुत सारी चीजें एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी नेपाल के लोग हैं मुझे देख रहे हैं, आप बताइए कि भारत और नेपाल के बीच में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके डिस्कशन को बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी में रखना चाहिए उनकी इस यात्रा में, और आपके इसको लेकर के क्या सुझाव हो जाते हैं जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू so much for joining this session.